करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महादेव से बड़ा न कोई। अगर उनकी मंजूरी है तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जैस्मिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनके इतने बढ़िया प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे इतने सुच्चे मोती इकट्ठे करके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे ये हुई कि यहाँ पे 13 साल के बच्चे भी इस ज्योतिष का ज्ञान लेने के लिए इतने प्रेरित हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो ज्योतिष है वो हमारे भाग्य की ज्योति है, जो हमें वो पथ दिखाती है जिस पे चल के हम अपना जीवन और अपनों का जीवन बदल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा कि अगर मेरा एक्सीडेंट 80 की स्पीड पे होना है तो मैंने उस ग्रह का उपाय किया है, तो वही एक्सीडेंट 20 की स्पीड पे होगा, पर होगा जरूर। कोई शास्त्र ज्योतिष ये कहते हैं कोई भी चीज टल नहीं सकती, लेकिन उसकी मार से बचा जा सकता है। तो ज्योतिष हमारे जीवन में यही मदद करता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अगर हम समझ जाए तो हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो जाता है। क्योंकि जो हमारी कुंडली हमारे जन्म के समय बनती है वो ग्रह तो स्थिर होते हैं, लेकिन जब ये गोचर में घूमते हैं तो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। अब सभी यहाँ पे विद्वान बैठे हैं, सब ज्योतिष का काम करते हैं, सब कुंडलियां देखते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट करता है, कोई पाल्मिस्ट करता है। तो जब भी कुंडली कोई आए, अगर हमने उस वक्त का गोचर ना देखा तो शायद हम फलादेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी ज्योतिष के पास जाता है जब उसके ऊपर बुरा वक्त आता है, या उसे सोची हुई चीज नहीं मिल पाती, या उसे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, या उसकी शादी नहीं हो पा रही, या उसके घर पे धन नहीं आ रहा, या उसका काम चलता चलता बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले गोचर देखना होगा। और गोचर में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह शनि है, क्योंकि कर्मों का फल देने वाला शनि ग्रह है। जब भी ये गोचर करते करते अपने राशियों के अनुसार घूमेगा और जातक के जिस घर में जाएगा उस घर के जो भी सुख होगा या जो भी उसका काम होगा उसको विच्छेद करने के लिए उस जातक को प्रेरित करेगा या उसे छीन लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जब भी शनि ऊपर वाले घरों में जब आता है, यानी कि पहले, दूसरे और 12वें, यहाँ पे जब भी शनि राहु केतु होके जाएंगे तो जातक को बहुत ज्यादा एक परीक्षण और उसको एक सीख देके जाएंगे कि आगे ये वाली गलतियां ना करें। तो ये शनि लगन में हो तो जातक को आलसी कर देंगे, उसके हर काम को डिले करेंगे, उसको काम करने का मन नहीं लगेगा, उसके हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगे, वो नेगेटिव चिड़चिड़ापन, घर में बहुत ज्यादा क्लेश, लड़ाई झगड़े, अपनों से विरोध, भाइयों से, अपनों से। तो जातक अगर यहाँ पे आलसी ना हो तो शनि ही उसको हर काम में आगे लेके जाएगा। गोचर या लगन। अब मैं, जैसे इन्होंने बोला मेरे भाई जी ने, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जिसका लगन में ही शनि हो तो हमारी लाल किताब में उसे कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। शनि पहले भाव में नीच का हो जाता है, क्योंकि ये मेष राशि का घर है और ये मंगल का घर है। मंगल के घर में आके शनि नीच हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कई बार ये देखा है कि जातक का अपने पूर्वजों के घर में जन्म होना और वो घर शनि का होना, यानी कि लकड़ियों के लेंटर डले होते हैं उस घर में उसका जन्म होता है। और घर से अक्सर सांप निकलते हैं या शमशान भूमि या वीरान जगह उनके घर के आसपास होती है। अगर वहीं पे अगर हम बच्चे की कुंडली दिखा के उपाय करने शुरू करें तो वो धीरे धीरे तरक्की अवश्य करवाता है, क्योंकि शनि कहते हैं कि आप अपने कर्मों से अपने ग्रह चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। अभी सभी ने यहाँ पे बोला कि विवाह पति पत्नी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कुंडली में ये रिश्ता हम कैसे डेवलप कर सकते हैं या हम देख सकते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कितना अच्छा या कितना बुरा है। पहला भाव हमारा अपना आपा, यानी कि मैं, और लगन का कोई भी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में बैठा है या लग्नेश भाग्य के घर में बैठा है या अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपका हमेशा भला ही चाहेगा, चाहे वो पापी ग्रहों के साथ बैठा है। तो यानी कि लग्नेश को और अपनी राशि के मालिक को जहां पे चंद्र देव विराजमान हो तो उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर इन दो ग्रहों को भी आपने पकड़ लिया तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की, उन्नति, हर चीज पा सकते हैं।
अब पहला भाव राजा यानी कि मेरा राजपाट, और सप्तम भाव हमारा मंत्री जो पत्नी का घर है। अब जिस बच्चे का जन्म हुआ लगन में तो ग्रह बैठा है लेकिन सप्तम भाव खाली है, तो यानी जब तक उसका मंत्री नहीं आएगा तो राजपाट चलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्तम भाव को जगाना पड़ेगा, या शादी के बाद उसकी तरक्की शुरू होगी जब उसकी पत्नी या पति उसकी जीवन में आएंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर लगन में मंगल बैठा है, सप्तम भाव में राहु बैठा है, तो यहाँ पे राजा और मंत्री दुश्मन है आपस में, तो वो जो राजपाट होता है वो चल नहीं पाता, क्योंकि मंत्री राजा का दुश्मन होके अष्टम भाव के ग्रहों के साथ मिलकर आपके 11वें भाव को प्रभावित कर देगा, आपकी इनकम रोक देगा, आपकी रोजमर्रा का जो जिंदगी का पालन पोषण है उसको रोक के प्रभावित करेगा। और सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारी पार्टनरशिप का और हमारे व्यापार का माना गया है। इसमें उथल पुथल पैदा कर देगा, आपको बहुत ज्यादा उलझने में डाल देगा। तो यहाँ पे लाल किताब कहती है कि कोई ग्रह कहीं पे बैठा है, उसके उपाय करके अगर उस ग्रह को वहां से हटा दिया जाए या पापी ग्रहों को शांत कर दिया जाए तो वो ही हमें अपने अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं और हमें बुरे फलों से बचाव हो जाता है। यानी कि मैं बताना चाहूंगा, किसी लड़की की कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठा है, जिस दिन उसका विवाह हो उसके पिता फेरों के टाइम पर ही अगर 50 ग्राम की चांदी की ईंट उसको दे दे जीवन भर संभालने के लिए, तो राहु वहां पे कभी भी आपको आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाई नहीं देगा, क्योंकि राहु बिगड़ैल हाथी हो जाता है जब वो शनि और मंगल से दूर बैठता है या इनकी दृष्टि में नहीं बैठता। क्योंकि राहु को हाथी बोला गया है, एक हाथी होता है शानदार जिसका राहु अच्छा है कुंडली में, जैसे तीसरे में छठे में, तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा माना गया है। तो ये हाथी कैसा होगा, जिसके ऊपर राजा बैठ के सवारी करता है और हर तरह का वो सुख भोगता है। और एक पागल हाथी जो जंगल को उजाड़ देता है, हर चीज को तोड़ देता है, वो राहु होगा जिसके ऊपर मंगल या शनि की दृष्टि नहीं होगी। क्योंकि ज्योतिष में मंगल महावत है और राहु हाथी है, हाथी को कंट्रोल करने वाला हमेशा महावत होता है, और शनि संगल होता है, जंजीर होती है जो राहु को बिगड़े हुए हाथी को बांध देती है और उसको कोई भी उजाड़ने नहीं देती किसी चीज को। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अब हर जीवन में हर किसी को पैसा, यश, मान, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हम कहां से देखेंगे, नवम भाव। नवम भाव कुंडली में भाग्य का घर है, हमारे सारे घरों की नींव है, और इस घर के जो मालिक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारे बाप दादा का यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वो हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, और 10वां भाव ये दिखाएगा कि अब इस जन्म में हम अपने कर्मों से क्या क्या अर्जित करेंगे। अब नवम भाव में ग्रह बैठा हो और दूसरा भाव खाली हो, क्योंकि ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य का सागर बोला गया है। यहां से जब सौभाग्य के बादल उड़ते हैं तो दूसरा भाव जो शुक्र देवता है वो पर्वत माना गया है। अगर ये घर खाली होगा तो सौभाग्य के बादल पर्वत से नहीं टकरा पाएंगे और उसकी वर्षा चौथे घर पे नहीं होगी, जो हर सुख का कारक चौथा घर माना गया है। आपका अच्छा घर, आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, ये चौथा भाव देखने से मिलता है। अब दूसरे घर में ग्रह नहीं है, 9वें में ग्रह बैठा हुआ है, तो ये आपको धन की वर्षा, सौभाग्य की वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जहां तक अगर दूसरे घर के मित्र ग्रहों की चीजें मंदिर में दे आए तो वो ग्रह जाके दूसरे घर में स्थापित हो जाएगा, फिर धन की वर्षा अपने आप होगी, उसके सारे काम बनेंगे, उसका रुपया पैसा उसके पास आएगा। तो ये इसमें ये देखा गया है। और दूसरा भाव हमारी वाणी का, यहां पे अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो हमारा जो नेचर होगा वो कठोर हो जाएगा। यानी मंगल राहु बैठ जाए और चंद्र भी पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तो हर बात किसी की छोटी सी दिल पे लगेगी और वाणी से गर्म कोयले की तरह निकलेगी और रिश्ते खराब करेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें देखने वाली होती हैं। अब मैंने ये बताना चाहूंगा कि दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, ये 4 घर हमारे लिए जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये चारों घरों के जो कारक ग्रह है, इसमें नवम और 12वां भाव तो बृहस्पति देव का है ही है, लेकिन वो दूसरे और पंचम के कारक ग्रह भी है। शुक्र का घर दूसरा माना गया, यहाँ पे चंद्र उच्च के माने गए हैं, यहाँ पे बृहस्पति कारक ग्रह है। शुक्र जो दूसरा भाव ईशान कोण वृष राशि का ये घर है, ये बृहस्पति की भूमि है, यहाँ पे शुक्र ने महल बना रखा है अपना। यानी कि ये घर हमारे ससुराल को भी दिखाता है, हमारी पत्नी के पिता का घर। बृहस्पति साधु, शुक्र बैल, और बैल पे बैठा हुआ साधु यानी भगवान शिव, क्योंकि ईशान कोण के मालिक भगवान शिव है, और वो चंद्र के कारक है। तो यहाँ पे चंद्र उच्च के हैं, यानी कि जो भी मैं कमा रहा हूं अपने भाग्य से या अपने काम के प्रति, वो सारा इकट्ठा करके तो मैं दूसरे भाव में लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पापी ग्रह लगन में बैठे हैं या गोचर में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गोचर में यहाँ पे शनि, राहु या केतु आ गए, तो वो आपके धन की गुल्लक में छेद करके आपका सारा पैसा निकाल लेंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही अगर उनके उपाय किए जाए तो वो नुकसान कम करेंगे। ये नहीं कि वो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपका खर्चा कहीं शुभ काम में करवा देंगे। आपने मकान बना लिया, आपने शादी कर ली, आपने गाड़ी ले ली, तो ये चीजें इसमें देखने से पहले कि हम गोचर पे जरूर ध्यान दें। जब भी गोचर व्यवस्था में यहाँ पे शनि देव आएंगे, तो मैंने बताया कि शनि देव जिस घर में जाके बैठते हैं, जातक को उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार कर देते हैं कि तुम इस चीजों से बेमुख हो जाओ। अब बीच में एक बात बताऊंगा, फिर दोबारा आप एस्ट्रोलॉजी पे आऊंगा। शास्त्रों में एक बात पढ़ी थी मैंने कि दिया हुआ हमेशा सोना बन के वापस आता है, समेटा हुआ हमेशा मिट्टी है। किसी की मदद, जैसे कि हम अपने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी लोगों की मदद ही कर रहे हैं, सेवा भाव रख रहे हैं। जो जातक अगर बिना लालच के इस काम को करेगा, उसके बाद धन की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा धन कमाने की कोशिश की तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अभी इस पे बात छोटी सी ये है कि एक भिखारी सुबह उठा, उसने पत्नी से बोला कि मेरा थैला कहाँ है। वो कह रही ये रहा। कह रहा आज मुझे सपना बहुत अच्छा आया था कि आज मुझे भीख बहुत अच्छी मिलनी है, तो फटाफट मेरा थैला दो। तो थैला उठाया, मुट्ठी भर चावल उसमें डाल लिए, घर से निकला। अभी शहर बंद था, सामने से देखा राजा गलत आ रहा है, तो उसके मन में आया कि आज पहली भीख मुझे राजा से मिलेगी। कभी भी मंत्री इससे मिलने नहीं देते, तो आज मेरा भाग्य मेरे साथ है, तो पहली भीख मुझे राजा से मिलेगी। तो जैसे ही राजा गलत पास आके खड़ा हुआ, इसने थैला खोला, अभी भीख मांगने वाला था। इससे पहले ये भीख मांगता, जमीन पे बैठ के राजा इससे भीख मांग रहा है। अब ये परेशान हो गया कि देश का राजा मुझसे भीख मांग रहा है, ये क्या मुझसे कोई गलती हो गई। तो उसने राजा को हाथ जोड़े कि राजा साहब मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझसे भीख मांग रहे हैं। तो राजा बोला नहीं, 2 दिन पहले हमारे दरबार में ज्योतिष आए थे, उन्होंने बताया था कि इस दिन आपके देश के ऊपर संकट आने वाला है, तो आप आज घर से निकलो, जो पहला व्यक्ति मिलता है उससे भीख ले लो, तो वो तुम हो, तो मुझे भीख दो। तो आप कभी एक्सेप्ट कर सकते हो कि कभी भिखारी भी कभी भीख देगा किसी को? जिसने सारी उम्र मांगा हो उसको देने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन राजा के डर से उसने एक चावल का दाना राजा को दिया और राजा खुशी खुशी चला गया। ये घर आके मायूस होकर अपनी पत्नी से बोला कि आज मेरा दिन खराब है, ये बड़ा थैला, ये बड़े चावल, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तो वो उसने क्या देखा, उसमें से एक दाना सोने का बन चुका था, जो उसने एक दाना राजा को दिया था। फिर पछता रहा था कि मैंने सारे चावल क्यों नहीं दिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ मदद पैसों से नहीं होती। हम किसी को रोते को हंसा सकते हैं, किसी को सड़क पार करा सकते हैं, तो मदद छोटे छोटे कार्यों से होती है। लेकिन यहाँ पे हमें उसका कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके भाग्य में क्या क्या इकट्ठा हो रहा है, ये आपके बच्चे भोगेंगे या आगे जाके आप भोगोगे। तो ये तो हुई भाग्य की बात। अब आया कर्म रहस्य। मैंने गीता गोरख प्रेस वालों की किताब पढ़ी थी, कर्म रहस्य, उसमें से थोड़ी सी आपको बात सुनाना चाहता हूं। कर्म रहस्य, एक आदमी सोने का काम करता था, सोना इकट्ठा किया, लोगों को बनाकर दिया, उसका ये काम था। उसके सामने भी एक अच्छा दोस्त रहता था उसको जानने वाला। एक दिन उसके पास बहुत ज्यादा सोना आ गया और उसके नौकर को पता लग गया। उसने रातों रात मालिक को मार दिया, थैला उठा के चल पड़ा। सामने वाले ने देखा कि ये तुम क्या कर रहे हो। कहता ऐसा है कि आधा तुम ले लो तो आधा मैं ले लेता हूं, हम दोनों अमीर हो जाएंगे। तो सामने वाला पड़ोसी बोला मुझे अमीर नहीं बनना, तुम थैला पकड़ो, मैं उसको बताता हूं तुम्हारे मालिक को। तो उसने दोबारा बोला तो नहीं माना। तो उसने कहा
सारा गांव इकट्ठा किया तो उसने उसी आदमी पे इल्जाम लगा दिया जो बचाव में आया था। गांव वालों को बताया कि जिसने हमारे मालिक को मार दिया और ये सारा सोना लेके भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया। तो सारे सैनिक उसी के साथ थे। तो सुबह उसको राजा की अदालत में पेश किया गया, जहां पे सारी दलीलें सुनने के बाद उस पड़ोसी को फांसी की सजा राजा ने सुना दी। और जो वो पड़ोसी था वो बिलक बिलक के रोने लग पड़ा कि भगवान नहीं है, मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, जो काम मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे मिल रही है, इसलिए भगवान पे भरोसा मेरा नहीं रहा। तो जज ने क्या देखा, जो वहां पे जज बैठा था, उसने देखा कि इसकी आवाज में सच्चाई है, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने कहा कि अभी इसको सजा नहीं दी जाएगी, कल तक का समय निर्धारित किया गया। और सुबह जब जज अदालत लगी तो उसमें एक भागा भागा एक नया आदमी आया, उसने बोला मेरे भाई का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो उसकी लाश को वहां पे मुझे इंसाफ चाहिए। तो जज ने षड्यंत्र रचा था, उसने उसी सैनिक को जिसने इल्जाम लगाया था पड़ोसी पर, उसी पड़ोसी को कहा कि वो उस लाश को उठाकर लेके आओ मेरे पास। अब वो दोनों उठा के लेके आ रहे हैं और रास्ते में सैनिक वो आदमी को बोल रहा है कि अगर तू मेरा कहना मान लेता तेरे पास सोना भी होता और तुझे आज फांसी भी ना होती। तो वो बोला कोई बात नहीं, जो मेरे कर्मों में लिखा वो मुझे मिलेगा, लेकिन जो मैंने नहीं किया अगर भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है तो मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। तो जो झूठ मूठ की लाश पड़ी थी, वो लाश झूठ मूठ की पड़ी थी, वो आदमी मरा नहीं था, वो ये सारी बातें सुन रहा था। उसने आके जज को सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें मैंने सुनी है और इसने कत्ल नहीं किया, कत्ल सैनिक ने किया है। तो जज ने सैनिक को पकड़ा और उस आदमी को दूसरी तरफ लेके जाके बोला कि इस इल्जाम से तो तुम बच गए हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि जिंदगी में कभी तुमने कोई कत्ल किया है? तो वो आदमी बोला हाँ मैंने एक कत्ल किया है। मेरी पत्नी के पास कोई आदमी आता था तो एकदम दोनों इकट्ठे बैठे थे, जब मैं पहुंचा मैंने गुस्से में उसको मार दिया और पीछे मेरे मकान की नदी थी उसमें फेंक दिया, वो आज तक किसी को नहीं पता। तो जज बोला कि मैंने आज तक किसी से रिश्वत नहीं खाई, किसी को जो बेगुनाह था उसको सजा नहीं दी, तो मुझे लग रहा था कुछ मुझसे पाप ना हो जाए, लेकिन अब तुम्हें फांसी की सजा जरूर होगी, क्योंकि इस कत्ल की नहीं, जो तुमने पहले कत्ल किया है उसकी फांसी की सजा होगी। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कर्म रहस्य। मुझे किसी ने नहीं देखा, ये आप सोच बदल सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। ग्रह हर वक्त हमारी लेखा जोखा अपने पास रख रहे हैं। जो शनि ग्रह है उनकी हमारी धरती से 90% ज्यादा ग्रेविटी है। वो जो भी हम यहाँ पे करते हैं अपने पास खींच के लेके जाते हैं और खातों में लिखते हैं और उसका फल हमें अपने समय अनुसार देते हैं। और उसका जीते जी कौन सा समय है जब हमारे ऊपर शनि देव की 7.5 आती है। 7.5 क्या है? लोग बहुत डरते हैं 7.5 से, कुछ नहीं 7.5। मैंने अभी बताया था कि दूसरा भाव शुक्र और गुरु से प्रभावित है। अगर इसी घर में शुक्र और गुरु इकट्ठे बैठ जाए तो लाल किताब में 2 ग्रह तीसरा ग्रह पैदा कर देते हैं अपने आप। यानी पे यहाँ पे क्या होगा, शुक्र गुरु कुंडली में किसी भाव में इकट्ठे बैठ जाए तो शनि 2 गुना फल देगा। यानी शनि एक होके 2 शनि का काम करेगा आपकी कुंडली में। और जो अरबपति खरबपति करोड़पति दुनिया में है, किसी का शनि 3 है, किसी के 2 है, किसी का 2.5 है। यानी शनि ने ही उनको करोड़पति बनाया है और शुक्र गुरु ने मिलके, क्योंकि शुक्र गुरु मिलके शनि का पहाड़ बनाते हैं, उसके ऊपर धन की वर्षा होती है। जो बर्फ पड़ती है वो चंद्र की है, चंद्र ही धन माना गया है। और शुक्र गुरु अच्छे बैठे हैं तो पहाड़ बहुत ऊंचा बन जाएगा, तो वो जातक सबसे ऊपर बैठेगा। ये जीवन का शनि के ऊपर कर्मों के अनुसार वो अपने फल देते हैं। और शनि जब भी आपके ऊपर 7.5 लेके आते हैं तो पिछले 28 साल का हिसाब लेते हैं कि आपने अच्छा और बुरा क्या क्या किया है। अब मुझे 7.5 साल में उसका आपसे आंसर चाहिए। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो उसका आपको सजा मिलेगी। बीच में वकील कोई नहीं। अब शनि के घर कौन कौन से हैं? शनि अष्टम के कारक ग्रह है, जो मंगल का घर है। और जिसका शनि अच्छा होगा वो जमीन तक सोचेगा हर बात को करने के लिए, क्योंकि उसकी सोच की शक्ति गहराई तक जाएगी। वो गहराई से सोचेगा, परिवार के लिए सोचेगा, अपने लिए नहीं सोचेगा। जिसका शनि अच्छा होगा, क्योंकि वो शनि कौन है? त्याग के कारक है, उन चीजों को छोड़ने के लिए बोलते हैं।
तो वो अपने परिवार के लिए सोचेगा शनि, जिसका अच्छा होगा, गहराई वाला होगा। अब अष्टम भाव कौन है? ये मौत का घर भी माना गया है, शमशान की भूमि मानी गई है। तो इसका गेट कौन सा है? तीसरा घर। शमशान का अगर अष्टम भाव है तो उसका गेट है तीसरा भाव। जब हमारे परिवार में या हमारी मृत्यु आती है तो तीसरे घर के ग्रह उस चीज को रोग में उत्पन्न करते हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो यहां से रोग उत्पन्न होंगे। उसके बाद हमारे जीवन में चंद्र पैसा, शनि खजांची, यानी पैसे का हिसाब रखने वाला शनि। 11वां भाव शनि का, जो रोजमर्रा की इनकम, आप कितना कमाओगे, कैसे कमाओगे, कहां खर्च करोगे, ये आपका 11वां भाव आपको बताएगा। इस घर में जो राशि बैठी होगी, अगर वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है, वो शनि का मित्र है, उसकी महादशा आ रही है, तो आप बहुत ज्यादा धन अर्जित करोगे। और फिर अपना 12वां भाव ये बताएगा उस घर में जो ग्रह बैठा है उसकी वस्तुओं पे आप खर्च करोगे। राहु अगर बैठ जाए 12वें भाव में तो 12वां भाव यात्राओं का, जेल यात्रा, फॉरेन यात्रा, अस्पताल की यात्रा। और हमारे घर की छत, हमारे हिंदुस्तान में 80% लोगों के अंदर मन में ये भावना है कि अगर घर पे कोई कंस्ट्रक्शन करवाई है तो उसका सामान जो बचा छत पे रख लो, चाहे वो लकड़ी है, चाहे लोहा, चाहे ईंट, चाहे बजरी। तो गीली लकड़ी, गीला लोहा ऊपर इकट्ठा करने से आपने राहु को स्थापित किया तो राहु आपको अस्पताल, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी का मुंह दिखाता है। इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। छत जितनी हमारी साफ होगी, हमारा जीवन आसान होगा। राहु चौथे बैठा हो किसी का या गोचर में आ जाए, चौथे राहु बैठा हो किसी का, तो उसका उस घर में जन्म होता है जो पीछे से बैठा होता है, यानी घर के अंदर एंट्री की, एक स्टेप उतरे और पीछे चले गए। तो जब तक उस घर में रहेगा उसकी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि वो बैठे ही रहेगा। जब तक उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएगा या उस घर को छोड़ के नहीं जाएगा। और जब गोचर में राहु घर पे आए, चौथे भाव में आए, तो घर में जब भी आपने टॉयलेट की मरम्मत कराई तो आपने अपने घर पे विपताएं आमंत्रित कर ली। इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ये कौन से ग्रह बताते हैं जब गोचर में ये ग्रह हमारी कुंडली में घूमते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, फिर आपसे सबसे इजाजत लूंगा। राहु, केतु, शनि और गुरु, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यही लगाते हैं एक राशि में। 1.5 साल राहु केतु, 13 महीने बृहस्पति देव और 2.5 साल शनि देव। अब ये जो दुनिया पे 2020 का जो हमारे ऊपर, सबके ऊपर महामारी का समय निकला है, 24 जनवरी 2020 को शनिदेव मकर राशि में विराजमान हुए और मार्च 2019 में राहु देव हमारी उच्च राशि में आए। हमारी लाल किताब में मिथुन राशि में राहु आ जाए तो उच्च माने जाते हैं। और 30 साल बाद जब भी शनिदेव मकर राशि में आते हैं तो पूरी दुनिया से हिसाब लेते हैं कि मुझे पिछला हिसाब दो। मैंने पहले ही आपको बताया, जब अपनी राशि में आते हैं वो, तो अभी मकर राशि में चल रहे हैं जून 2022 तक। 1990 में मकर राशि में शनिदेव बैठे थे तो राम मंदिर तोड़ दिया गया था। 30 साल बाद दोबारा मकर राशि में आए तो राम मंदिर बन रहा है और ये जून 2022 तक बनाकर ही जाएंगे। राहु, शनि, केतु अगर बृहस्पति के घरों में बैठ जाए, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, तो पितर दोष उत्पन्न करते हैं। और पितर दोष क्या है? हमारे जो पूर्वज स्वर्ग सिधार चुके हैं उनकी गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना है। राहु दूसरे होगा तो आपकी अपनी इनकम का सुख नहीं होगा आपके पास, जब तक चांदी की गोली गले में नहीं आएगी। चंद्र मजबूत होगा तो राहु शांत होगा ना। आपको पता है कि राहु, हाथी किससे डरता है? एक पानी से, एक महावत से, यानी मंगल से और चंद्र से। और शनि की दृष्टि हो तो राहु शनि की पकड़ में, अगर राहु की दृष्टि शनि पर हो फिर शनि से राहु उल्टे काम करवाता है। 10वां भाव शनि का, यहां पे बैठा हुआ ग्रह वो ही काम करेगा जैसी स्थिति शनि की होगी। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो वहां के बैठे ग्रह भी आपको पूरे अशुभ फल देंगे। फिर आपको नौकरियां बदलनी पड़ेंगी, काम बदलने पड़ेंगे, हर काम पे आपको हर्डल्स आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि सभी ने बहुत अच्छे ज्ञान रूपी बातें की हैं। मैं अब थोड़ा सा मूड आपका चेंज करूंगा, एक जोक सुनाऊंगा ज्योतिष से रिलेटेड।
अब एक लड़के ने वकालत की, घर वालों ने खूब पैसा लगाया, वकालत करके आया तो उसको केस ही नहीं मिला कोई 4 महीने। अब घर वाले कह रहे हैं तुझे इतना पैसा खर्च दिया, कुछ कमाना तो शुरू कर। उसने बात की अपने उस दोस्त से जिसका राहु बहुत तेज था कि भैया घर वाले ये कह रहे हैं कि वकालत की है, कुछ पैसा कमा, कैसे कमाऊं? तो उस दोस्त ने सलाह दी कि जब तक तुझे कोई केस नहीं मिलता मोहल्ले में क्लिनिक खोल ले, जब तक केस नहीं मिलता तो मोहल्ले में क्लिनिक खोल ले, आमदन तो शुरू कर। तो उसके बुद्ध दिमाग में दोस्त के राहु के ख्यालात, यानी कि जितने भी वाद यंत्र है वो बुद्ध के हैं, लेकिन उसके अंदर जो खनक है वो राहु की है। जब तक खनक नहीं होगी तो वाद यंत्र बिल्कुल बेकार है। सितार जब बजती है तो उसके अंदर जो खनक है वो राहु की है। दिमाग के सागर में राहु की लहरें जब तक नहीं उत्पन्न होंगी तो आप अच्छा बुरा नहीं देख सकोगे। तो उसके दोस्त के कही हुई बात उसके दिमाग में बात करी, उसने मोहल्ले में क्लिनिक खोली, बाहर लिख के लगा दिया कोई भी इलाज 200 रुपए में कराओ, ना हुआ तो 2000 ले जाओ। अगर वो सियाना था तो उसके मोहल्ले में बहुत लोग सियाने थे। एक ने पढ़ा कि नया डॉक्टर आया, आज 2000 रुपए कमाएंगे, आगे बैठ गया। डॉक्टर साहब मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आता। तो उन्होंने अपनी कंपाउंडर से बोला 2 नंबर शीशी उठाओ, इनको 2 बूंदे पिलाओ। जब 2 बूंदे पिलाई तो वो बोले ये तो पेट्रोल है, कहते आपका स्वाद आ गया। तो 200 रुपए लिया और उनको वहां से भेज दिया। लेकिन वो फिर 2 दिन बाद आए कि मैंने अपने 200 पूरे करने, आज 2000 लेके जाऊंगा। आगे फिर बैठ गए, डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता। उन्होंने फिर अपनी कंपाउंडर से बोला 2 नंबर शीशी उठाओ, उनको 2 बूंदे पिलाओ। तो वो बोला उसमें तो पेट्रोल है, कहते आपकी याददाश्त आ गई। अब फिर वो वहां पे गुस्से होकर चला गया। लेकिन हफ्ते बाद आया कि आज मैं 2000 पूरे करूंगा क्योंकि मेरा 400 लग चुका है। आगे बैठा, डॉक्टर साहब मुझे दिखना बंद हो गया। आगे से डॉक्टर बोला इसका इलाज मेरे पास नहीं है, ये पकड़ो 2000 रुपए। तो वो देख के बोला ये तो 500 है, कहते आपकी आंखें भी आ गई। तो ये चीजें हमें हमारे ग्रह कहते हैं कि बिना पैसे जेब में रख के करोड़पति कैसे होना है, और अगर मेरे पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट कहां करना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में, तभी हम बहुत ज्यादा अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ बैलेंस का ही नाम है। तो आज इतना ही करूंगा, अगली बार फिर आपसे कुछ बातें करूंगा। सभी के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना। थैंक यू सो मच।